फोकस हमारा जो मैं इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे वो गिट फ्लो ब्रांचिंग स्ट्रेटजी के बारे में करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये जो स्ट्रेटजी है बहुत वर्ल्ड वाइड यूज़ की गई है। लेकिन हर जो ब्रांचिंग स्ट्रेटजी है उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और उसकी यूजेबिलिटी है कि हम किस टीम में या किस मौके पे हमें वो ब्रांचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, ये डिपेंड करता है। तो अभी हम गो थ्रू करेंगे ओवरऑल इस पे। एंड पे जब हमारे पास टाइम बचेगा तो प्रैक्टिकली फिर हम गिट फ्लो को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं गिट फ्लो में ब्रांचेस को। अब हमारे पास दो मेन ब्रांचेस, दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, लॉन्ग लिव ब्रांचेस कह सकते हैं। एक हम जिसको कहते हैं मास्टर, ये मेन, और एक हमारे पास है डेवलपर। ये लॉन्ग लिव ब्रांचेस जो हैं ये हमारी एनवायरनमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। जो डेवलप ब्रांच है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो मास्टर है या मेन ब्रांच है वो हमारी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। इन ये दो ब्रांचेस हैं यूजुअली, इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव होनी चाहिए, यानी इस पे कभी भी डायरेक्ट कमिटी होनी चाहिए किसी भी डेवलपर की। तो उसके लिए हमारे पास तीन तरह की सपोर्टिंग ब्रांचेस आती हैं, यहाँ उनको कह रहे हैं शॉर्ट लिव ब्रांचेस आती हैं, जिसमें आपके पास एक होगी फीचर स्लैश टैगिंग, एक होगी हॉट फिक्स स्लैश टैगिंग, और एक रिलीज स्लैश टैगिंग। नॉर्मली जब भी हम कोई फीचर डेवलप करेंगे और वो फीचर स्लैश से स्टार्ट होगा, जब तक वो फीचर डेवलपमेंट में रहेगा तब तक वो ब्रांच हमारे पास एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी में रहेगी। जैसे ही हमारे पास फीचर का काम फिनिश हो जाता है, काम उसको मर्ज करेंगे अपनी डेवलप ब्रांच में, और साथ ही जो सपोर्टिंग ब्रांच है वो डिलीट करते हैं, क्योंकि जैसे ही सपोर्टिंग ब्रांच अपना पर्पस सर्व करती है उसको हम डिलीट कर देते हैं। हॉटफिक्स जो है वो यूजुअली मास्टर के प्रोडक्शन के टर्म्स में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइव एनवायरनमेंट में कोई बग आ गया है या कोई ऐसा बग फिक्स इशू फिक्स हमने करना है, तो हम फॉरन मास्टर की बेस से हॉटफिक्स की ब्रांच लगाते हैं, कोड फिक्स करते हैं और फाइनल उसको मास्टर में कर देते हैं। इसी तरह जो रिलीज है वो जब हम किसी फॉर एग्जांपल स्प्रिंट में हमें काम करें तो वो सारा स्प्रिंट का एक काम रिलीज में है। सपोर्टिंग ब्रांचेस आर आल्सो नोन एज शॉर्ट लिव ब्रांचेस as they will serve their purpose। मतलब आई तो सपोर्टिंग ब्रांच का पर्पस सर्व हो गया तो उनको हम डिलीट करते हैं। अच्छा, फीचर ब्रांच के बारे में आते हैं। फीचर ब्रांच हमारी, हम उसको क्रिएट करते हैं डेवलप ब्रांच से, ठीक है, और मर्ज भी डेवलप करते हैं, और उसमें हमारे पास एक और रिक्वेस्ट बनती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें एक डेवलप की ब्रांच है, यहाँ से हमने एक फीचर ब्रांच निकाली, फीचर स्लैश इस फीचर ब्रांच में डेवलपर ने कुछ अपनी बिट्स की अपना काम कंप्लीट किया, मे बी एक दिन में, 2 दिन में, या वो डिपेंड करता है उसमें कितने टाइम स्पेंड किया। अच्छा, टाइम स्पेंड करने के बाद उसने पुल रिक्वेस्ट की, डेवलपर ने अपना काम मर्ज कर दिया। जैसे ही यहाँ पे मर्ज कंप्लीट होगी हम इस ब्रांच को डिलीट कर देंगे। कुछ लोग नहीं भी डिलीट करते, लेकिन गिट फ्लो के अकॉर्डिंग भी उसकी हमें शॉर्ट लिव ब्रांच को डिलीट करते हैं, क्योंकि वो मर्ज हो चुके हैं डेवलपर। अगर हम दोबारा भी चाहिए तो हम डेवलप से वापस को कोड पे कर रहे हैं। रिलीज ब्रांच का क्या है कि वो डेवलप से हम बनाते हैं और मर्ज करते हैं मास्टर डेवलप में। हमारे पास दो पीआर, वैसे तो गिट फ्लो में पीआर का उसका कांसेप्ट नहीं है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न जिस तरह हमारी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे पीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो इसलिए फिर अगर हम पीआर को भी फॉलो करते हैं तो फिर हमें गिट फ्लो दोनों चीजों को एक साथ चलते हुए फिर दो पीआर बनाना पड़ेगा। पहली पीआर होगी रिलीज से मास्टर और एक होगी रिलीज से डेवलप। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर फ्लो काउंट कर देखें रिलीज स्लैश 1.15 ये डेवलप की बेस पे हमने बना दी है। हमारे फॉर एग्जांपल स्प्रिंट का काम था वो हमने 15 डेज में या 10 डेज में कंप्लीट कर लिया जितना हमें रिक्वायर्ड था। उसके बाद हमने एक रिलीज ब्रांच वहाँ से बना दी। कुछ लोग क्या करते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रीम स्टार्ट होते ही रिलीज बनाते हैं, ये डिपेंड करता है आप किस तरह काम करना चाहते हैं। जब हमारी रिलीज कंप्लीट हो रही तो यहाँ पे आप ये आगे कोड फिक्सेस आएंगे, ये कि जी आप डेवलपमेंट हो चुकी थी लेकिन जो आप लिख रहे थे जो टेस्टर्स थे ये जो टेस्ट किया कोड तो वहाँ पे उस रिलीज के अंदर आप माइनर से कोड फिक्सेस बनाते। अब इसके लिए भी अगर जिस तरह मैं मस्जिद में था तो मैं एक डेवलपर था तो उसमें था कि मैं डायरेक्ट रिलीज में कमिट करता था, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डेवलपर्स ज़्यादा हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस रिलीज से भी एक फीचर ब्रांच की तरह का कांसेप्ट निकालेंगे, वहाँ से ब्रांच बनाएंगे, फिर वापस पीआर रिलीज में भेजेंगे। ये भी डिपेंड करता है क्योंकि सेम चीज़ मुख्तलिफ टीम अपनी तरह कस्टमाइज लेके चलते हैं सॉल्यूशन।
फाइनल जब रिलीज का काम खत्म होगा तो फिर हम उसको डेवलप करेंगे, वापस मर्ज करेंगे रिलीज को सेम और उसको मास्टर में मर्ज करेंगे। दो जगह ये चीज होगी और दो पुल रिक्वेस्ट्स की बनेंगी। जब मास्टर में रिलीज को करेंगे तो वहाँ पे जो रिलीज डेवलपमेंट का वो टैग है वहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा मास्टर में। और फिक्स मास्टर डेवलप दोनों में क्योंकि हमने सिंक रखना था। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इशू प्रोडक्शन में आपको फेस कर रहे हैं, जब आप प्रोडक्शन में फेस करेंगे तो वो चेंज आपको डेवलपमेंट अपनी एनवायरनमेंट में भी करेंगे। इस तरह से ये जब ये का हॉट फिक्स पे दोनों एनवायरनमेंट्स में ये जाएगा। इसमें दो को रिक्वेस्ट बनेगी, एक मास्टर के लिए और एक डेवलपर के लिए। ऐसा यहाँ से आप हम देख सकते हैं मास्टर की बेस पे हमने हॉट फिक्स एक ब्रांच क्रिएट की, अपना हॉट फिक्स किया और उसको एक टैग हमने दे दिया। ये सिमेंटिक वर्जनिंग के अकॉर्डिंग हम इसका टैग क्रिएट कर देंगे और उसी तरह से रिकॉर्ड किया बनेगी और डेवलप में जाएगी और चेंज डेवलप में चल जाएगी। आप ये इसका मेन कह सकते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं फिर हमारे अगर इसमें यार एक चीज थी जो मैं ई सिग्नेचर पे देखा था कि वो अल्फा रिलीज और बीटा रिलीज है तो भी गिटफ्लो यूज करते हैं सिमेंटिक वर्जनिंग की आवाज की। तो वो किस तरह होगा क्योंकि जब उसमें ये था कि जब रिलीज डालते थे तो नेमिंग कन्वेंशन यानी कि वो अल्फा और बीटा रिलीज के साथ आता है यानी कि अल्फा ई सिग्नेचर 1 और सिग्नेचर एक ही है। ये टोटल जो क्वेश्चन है इस सिमेंटिक वर्जनिंग के कांसेप्ट से रिलेटेड है। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस चीज को कैसे लेके चलना है। अब नॉर्मली इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट थे 1.1.1। इसमें आप कह सकते हैं कि सबसे लास्ट पे जो होता है हमारे पास बग फिक्स होता है, उससे पीछे एक न्यू फीचर ब्रेकिंग चेंज होते हैं, उससे पीछे मेजर वर्जन चेंज होती है। तो अगर आप उससे भी आगे जाएंगे तो फिर वो लोग उसमें अल्फा भी यूज करते हैं, प्री रिलीज भी यूज करते हैं। तो वो आगे आप ये कह रहे हैं कि वो चीजें एक्सपेंड होती रहती हैं। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है उस चीज पे कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। नॉर्मली जो सैम वर्जन उसके लिए मैंने ये चीज देखी थी। तो नॉर्मली npm का एक स्टैंडर्ड वर्जन का एक पैकेज है जो कि वो यूज करते हैं करने के लिए। तो किसी भी प्रोजेक्ट में आप यूज कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो मीनिंग है वो टीम को डिफाइन करती है कि हमने क्या किया। हो सकता है वो फीचर करें लेकिन उसको बग फिक्स का नाम दें। तो टोटली वो टीम पे डिपेंड करता है कि कौन सी वर्जन पुश करते हैं। जब कोड पुश करते हैं ना वो स्पेसिफाई करती है टीम में हम क्या सिमेंटिक वहां पे पुश कर रहे हैं। सही तो मेरा क्वेश्चन है कि सपोज अगर दो डेवलपर्स एक फीचर पे काम करते हैं तो उसकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होती है? वो अपना कोड में कैसे फिर उसको डेवलप करते हैं, वो फिर किस तरह करेंगे? क्या हम नई ब्रांच बनाएंगे फिर उससे दो ब्रांचेस बनाएंगे फिर उसको मर्ज करेंगे? स्ट्रेटजी होगी है क्या बेस्ट स्ट्रेटजी? सबसे पहले आप डेवलप से जो आपका फीचर है कॉमन, अगर आप दोनों एक सेम पे काम एक सबसे पहले डेवलप की बेस पे फीचर बनाएंगे, उस फीचर से बेस फिर आप अपनी कोड अपनी फिर आप उस फीचर में अपनी चेंजेस मर्ज करते हैं। अगर कोई और डेवलपर उस पे काम नहीं कर रहा तो आप जब फाइनल उस फीचर को चेक कर लें उसके बाद तो मैं चाहते कि मेरा जो एंड वाला कोड है वो बात जो के फिर आगे डेवलप करें फिर उसकी अनदर ब्रांच को देखें। हम उस तरह भी कर सकते हैं। कुछ डेवलपर इस चीज को ऐसे भी टैकल करते हैं। मैंने चूंकि मैं डेवलपर था तो मैं डायरेक्टली डेवलपमेंट चीज पुश करता था। दोनों तरीके से चीज लेके हम चल सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि हम लोग एक डेवलप ब्रांच से एक फीचर निकालेंगे फिर फीचर से एक और फीचर जो डेवलपर वो निकालेगा। ये ऑप्शन वन है। ये ऑप्शन वन है कि आप उस फीचर से कोड अपनी डेवलपर वन अपनी ब्रांच निकाले उस फीचर में पुश करता है और डेवलपर टू भी उसी फीचर में पुश करता है। आप वैलिडेट करते हैं इस चीज को। ऑप्शन वन। सेकंड ऑप्शन ये कि डेवलप यूज करें सेम फीचर के लिए आप उसमें करते हैं। हर डेवलप मतलब फीचर जो होगा सारे डेवलप में जाएंगे। डेवलपर के लिए अपने जो टास्क होगा वो वही उसका फीचर होगा। ठीक। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लोग हम यहाँ पे कंफ्यूज कर लेते हैं। डेवऑप्स में एक वर्ड है फीचर उसको और गिट फ्लो के अंदर फीचर उसको ये फीचर कुछ और चीज है। इस फीचर का मकसद सिर्फ एक नया डेवलपमेंट टास्क से रिलेटेड है और कुछ भी। फॉर एग्जांपल आपका लॉगिन का एक फीचर है, उस लॉगिन के फीचर में आपने बहुत सी फंक्शनलिटीज करनी है, आपने ऑथेंटिकेशन करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है, बहुत सारे टास्क हैं जितने। फॉर एग्जांपल आपके इस लॉगिन के फीचर में 10 टास्क हैं, उन 10 टास्कों में 10 फीचर्स क्या है
ये यहाँ पे वो बहुत सारा चैलेंज है, लेकिन काफी लोगों ने इस चीज को अपना इसलिए और इस तरह और जी ये इसमें ये भी था कि हम तो ऐसा करते होते हैं कि मास्टर ब्रांच में ना डेव ब्रांच से हम रिक्वेस्ट क्रिएट करते होते हैं। जैसे आपने बताया हार्ट बीट का ये जो कंसेप्ट है, ये दो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने वाला, ये वैसे ये तो मैनेजमेंट टीम में यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम तो ऐसे ही करते हैं, जो चेंजेस आती है मेरे डेव में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, सारी टेस्ट फाइनल जब हो जाती है, फाइनल रिलीज जो है ना आमतौर पे एंड पे वो हम मास्टर में करते रहते हैं। तो ये तो फ्लो ही तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर इसका थोड़ा सा ये क्यों यूज कर रहे हैं? मतलब ये ज्यादा बेहतर नहीं कि हम डेव में ही पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करें और फिर फाइनल चेंजेस है जो वो उसमें मास्टर में लेके जाए। ये भी ठीक है, मतलब आप देखें जो आपने बोला है उसमें भी आप कर ही रहे हैं कि आप सिंक कर रहे हैं दोनों चीजों को, जो आपने कहा ना दोबारा पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं तो सारा सिंक ही रहे हैं बात में। लेकिन ये जो फ्लो ये प्योर गिट फ्लो का कांसेप्ट है, थोड़ा सा भी आगे पीछे मतलब समझ लें गिट फ्लो का कांसेप्ट ये। अच्छा गिट फ्लो में पीआर मस्ट नहीं है, पीआर इसलिए क्योंकि हमारी कंपनी फॉलो करती है और ओवरऑल ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड है, इसलिए हम पीआर को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप गिट फ्लो का विजुअल स्टूडियो में नॉर्मल एक प्लगइन आता है किसी और आईडी में प्लगइन है, तो वहाँ पे अगर आप गिट फ्लो को यूज करेंगे तो अगर आपने कोई प्रोडक्टिव ब्रांच है जिसमें आपको फुल रिक्वेस्ट को वगैरह आपका गुजारा है तो वहाँ पे वो गिट फ्लो का प्लगइन फेल हो जाता है। गिट फ्लो में पीआर मस्ट नहीं है, तो वो आप भी ठीक है, लेकिन वो हम उसको गिट फ्लो नहीं कहेंगे। जो आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वो एक कस्टम स्ट्रेटजी है। अच्छा आप ये फ्लो आप जो स्टैंडर्ड बता रहे हैं टूल जो है आप वो ये सब बता रहे हैं, ये आप समझ लें कि एक जेनेरिक ब्रांचिंग स्ट्रेटजी है जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। हर एक को आई थिंक जो भी सूटेबल लगे उस ब्रांच में वो ही उसको फॉलो करना। इससे ये होगा मैं हमें कि पीआर का जो ये कह सकते हैं हम लोग पीआर का यूज कम हो गया गिट फ्लो की वजह से, लोग पीआर यूज नहीं करते मेनली गिट फ्लो में वर्जनिंग और मर्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है पीआर की वजह से वो गिट फ्लो ने एक तरह से खत्म कर दिया कि आप पीआर को रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और अप्रूव होगी तो जाके हर कोई अपनी ब्रांचेस बना रहा है उसमें चेंजेस कर रहा है वर्जन के साथ कमिट करके पुश कर रहा है। पीआर पीआर मस्ट वो क्या जरूरी है नहीं मास्टर में जब हम लोग पुश कर रहे हैं तो वर्जन के साथ कर रहे हैं ना, नहीं मास्टर में पुश ही नहीं कर रहे हैं। हम जितने भी डेवलपर्स हैं ना फर्स्ट टाइम यार ये फीचर का सबसे पहले फॉर एग्जांपल पर सबसे पहले डेवलपर ब्रांच में फीचर आता है, ठीक है। आप समझे एक डेवलपर का लोड करता है यहाँ पे इस फीचर से कितनी ब्रांच निकली हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। फीचर कंप्लीट हो गया ये डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ से हम भेजेंगे फर्स्ट स्टेप हमने डेवलपमेंट कर ली फीचर की, सेकंड स्टेप हमने रिलीज बनानी थी। रिलीज में हमने क्या किया, अच्छा आगे दो में मर्ज करने का हमें नीड क्यों आती है? अगर हमारे पास यहाँ पे जो कोड फिक्सेस आप देख रहे हैं कि तीन कमिट्स जो हैं इनकी वजह से हमें डेवलपमेंट फिर वापस मर्ज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो हमने रिलीज बनाई थी उसमें एक इमेज चेंज नहीं करनी पड़ी, जितना कोड था 100% टेस्टेबल था, सक्सेसफुल था, हम मर्ज दोबारा कमिट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मास्टर में ही करेंगे। यहाँ पे करने का मकसद ये था कि जब हम रिलीज करते हैं तो क्यूए या टेस्टर हमें वो चीज बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, माइनर से इश्यूज हैं, बस वो फिक्स कर देंगे डेवलपर। जस्ट अब माय मस्जिद में हमारे साथ ऐसे ही होता था कि मैं यहाँ पे कोड चेंजेस करता था, तो जब हम स्टेजिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस लेके जाते थे तो वहाँ पे माइनर मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ते थे। उस वजह से फिर जो चेंजेस मैं करता था फाइनल रिलीज की ब्रांच पे दोनों जगह पे वापस जाती थी ताकि डेवलपर भी अप टू डेट हो जाए और मास्टर भी अप टू डेट हो जाए। तो यहाँ और जो क्यूए टेस्ट कर रहा होता था और डेवलपर को टेस्ट कर रहा होता था या मास्टर को टेस्ट कर रहा होता था, फाइनल आपकी टेस्टिंग होती थी। अच्छा हमने इसके अंदर यूएटी ब्रांचेस की मोस्टली ब्रांचिंग स्ट्रेटजी में कुछ लोग यूएटी की ब्रांच भी यूज करते हैं, लेकिन यूएटी ब्रांच हमने यूज करने का पर्पस ये था कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स से हम अवॉइड करें, क्योंकि बेसिकली रिलीज हम जो करते हैं डेवलपमेंट करते रहते हैं पूरे स्प्रिंट में। जब रिलीज करने का टाइम होता था हम जस्ट वहां से एक रिलीज स्लैश जिसमें यहाँ पे लिखा है हम रिलीज तो डेवलप की बेस पे एक ब्रांच वहां से बना लेते थे। अच्छा उस पे ही हमने सीएसीडी इंप्लीमेंट की थी। उससे क्या होता था कि रिलीज स्लैश 1.15 की जो कोड है वो जाके स्टेजिंग एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाता था।
अब जो हमारे क्यूए थे वो उनका करते थे कि उस स्टेजिंग एनवायरनमेंट टेस्टिंग करते थे, वो हमें रिपोर्ट करते थे कि फलां बात आ रहा है, हम फिर वहां से कोड, अच्छा मैं एक डेवलपर था तो मैं इसमें पीआर नहीं क्रिएट करता, मैं डायरेक्ट रिलीज में यूज करता था माइनर माइनर सी, ठीक। अब उसमें ये होता था कि मुझे एसिंक्रोनस कोड रिव्यू करना पड़ता। अब कोड रिव्यू का नुकसान क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी चेंज किया तो मुझे अब वेट करना है एक सीनियर डेवलपर का कि वो आगे उसको रिव्यू करे, उसके बाद जाके मैं चेंजेस अप्रूव होंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो उसमें मेरा काफी हमारा टाइम वेस्ट होता था उस चीज में। तो फिर हमने क्या किया कि डायरेक्ट ही हम यहाँ पे कमिट कर रहे थे। जब मेरे पास एक और सीनियर डेवलपर है नुमान भाई, तो हमने क्या किया फिर हम इसमें रिव्यू भी किया, जब हमने एक फीचर ऐड किया इसके अंदर, तो फिर हमने उस रिलीज से एक और ब्रांच निकाली, उसमें क्या करते उसकी किया बना के फिर रिलीज में चीज है। लेकिन अगर माइनर माइनर सी चेंजेस थी हमने डायरेक्ट पुश की। जब ओवरऑल हमारी तरफ से यूएस साइड से वो चीज अप्रूव हो गई कि जी आपकी अब जो रिलीज है बिल्कुल ठीक है, तो फिर हमने दोनों ब्रांच में सेम कर दिया। सही है। लेकिन इसमें ना डेव ब्रांच क्या आपका रोल अदा कर रही थी इसमें, इस स्ट्रेटजी में जो है रिलीज में तो आपकी टेस्टिंग हो गई, तो मास्टर में मेन कोड चला गया, डेव का क्या रोल था इस प्रोसेस में? डेव का रोल ये था कि डेव में हम डेवलपर्स अपना कोड पुश करते थे, तो हमारे पास टोटल 4 एनवायरनमेंट्स हैं मतलब में जो हमने क्रिएट की, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट, एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट और एक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो आपको नाम से पता है कि मास्टर में होगी, डेवलपमेंट जो थी वो डेवलप से थी, रिलीज लैब जो थी वो स्टेजिंग से थी, जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट थी वो हमने एक समझे एक एम्प्टी स्लॉट प्रोवाइड की थी टेस्टर्स को कि किसी वक्त भी उनको फॉर एग्जांपल एक डाउट आता है कि फ्लॉ वर्जन जो है वो ठीक काम नहीं कर रही, या फ्लॉ वर्जन में फ्रंट एंड इशू है या फ्लॉ वर्जन की बैक एंड इशू है, तो कोई भी किसी भी कोड में जाके उसको अपनी टेस्टिंग एनवायरनमेंट डिप्लॉय करें और वहां पे चेंजेस को टेस्ट करें। अब होता है कि जब डेवलपर्स अपना कोड किसी भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पुश करते हैं, फ्रंट एंड के या बैक एंड के, उनके चेंजेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अगर एक बंदा अपनी टेस्टिंग कर रहा है, इस दौरान चेंजेस आ गए, उसको तो टेस्ट केस वहां पे फ्लॉप हो गया, उसका तो काम खराब हो गया, इसीलिए उनको एक अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड की गई। तो वो की अच्छा कोड उसमें भी डेवलप किया जाता था बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर वो डेवलपर तो क्यूए चाहे तो किसी भी ब्रांच से कोड वहां पे अपनी टेस्टिंग जो स्पेसिफिक स्लॉट है एनवायरनमेंट वहां पे वो डिप्लॉय करके अपनी चीजें टेस्ट कर सकते हैं। सही है। लेकिन मतलब आप डेवलप इतना यूज नहीं कर रहे, आप मेनली रिलीज यूज कर रहे थे और मास्टर में कुछ चेंजेस कर रहे थे, आपने ये ब्रांच स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, अगर वो यूज करना चाहे तो कर सकता था इस तरह करके। चलें मैंने समझा। मैं एक लास्ट बार जो आपने डेवलपमेंट की है हम यूज कर रहे थे, उसमें आपको सिनेरियो बताता हूं कैसे यूज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमारा 1 फरवरी से स्प्रिंट स्टार्ट हुई है, तो अब 15 फरवरी तक हमारी स्प्रिंट रहेगी, तो हम क्या करते थे कि जो फीचर्स थे हमने 1 फरवरी को काम किया, हमने डेवलपमेंट पुश किया डेव ब्रांच में, पीआर कंप्लीट होने के बाद वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में गया, जो हमारे क्यूए थे वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी उस चीजों को रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने ठीक तरह फुलफिल की हैं या नहीं की। डेवलपर्स भी अपनी जो सैनिटी चेक्स हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर डाउनलोड का एक बटन ऐड किया है तो क्या वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बस वहां माइनस टेस्टिंग के चेंजेस हैं या नहीं है, तो बस जो बाकी क्यूए करते हैं। अच्छा 10 फरवरी तक या 9 फरवरी तक हम डेवलप में रहते थे, उसके बाद जैसे ही हमें ऐसा लगता था हम रिलीज का टाइम हमारा आ गया, तो अब हम उस चीज को रिलीज बना के स्टेजिंग पे ले गए उसके बाद, लेकिन हम डेवलप में कुछ रहेंगे 10-15 दिन तक और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डेवलप करेंगे अपने एंड लेके, भाई जो मैं चेंज कर रहा हूं जो एपीआई या बैकएंड डेवलपर है तो डेवलपमेंट की जो एपीआई वो ठीक काम कर रही है नहीं काम कर रही, इस पर्सपेक्टिव में जो स्टेजिंग की एनवायरनमेंट या वो 2 चीज के लिए पर्पस के लिए यूज होती है स्टेजिंग की। पहली जो रिलीज की तो मैंने आपको बताया, दूसरा हॉटफिक्स के लिए। अब यहाँ पे था कि हमारे जो मैं मस्जिद में फिर आपको एग्जांपल दूंगा कि वहाँ पे हम जो डेवलपमेंट की ब्रांच थी वो .NET 6 में थी और हमारी जो मास्टर की ब्रांच थी वो .NET 2.2 में थी, दूसरी वर्जन में। हमें इश्यूज आते थे .NET 2.2 में, तो .NET 2.2 में इश्यूज फिक्स करने के लिए क्या होता था कि हम हॉटफिक्स बनाते थे यहाँ से, वो चेंजेस जाकर रिफ्लेक्ट होती थी स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। स्टेजिंग एनवायरनमेंट में क्लियर कहता था ओके .NET 2.1 जो आपने प्रोडक्शन के लिए इशू फिक्स किया है ठीक है, हम हॉटफिक्स का जो इशू होता था जो चेंजेस डेवलपमेंट में मैच करते थे और मास्टर में भी करते थे। तो स्टेजिंग का यूज हमने 2 चीजों के लिए किया, रिलीज और हॉटफिक्स के लिए, डेवलप ब्रांच और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए ड्यूरिंग द स्प्रिंट।
सही हो गया, ठीक है, क्लियर है। और कुछ इसके बारे में ठीक है। अच्छा, GitHub फ्लो पे आते हैं। GitHub फ्लो, अच्छा सबसे सिंपल फ्लो अगर आप देखें ब्रांचेस स्ट्रेटजी में तो वो GitHub फ्लो है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच होती है, मास्टर ब्रांच। अच्छा, इससे अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ट्रंक बेस्ड है, वो मैं बताऊंगा, और इन दोनों में सिमिलरिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। GitHub फ्लो में भी एक ही मेन ब्रांच है, ट्रंक में भी एक ही मेन ब्रांच है, दोनों में सिमिलरिटीज हैं, लेकिन GitHub जो है वो पुराना था, उसमें CI/CD का कांसेप्ट नहीं था उसको, तो उसमें मैं यहाँ से पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे GitHub फ्लो में तो एक मेन ब्रांच है आपके पास, और हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे फीचर ब्रांच जिसमें एक एक्सट्रैक्ट की उसकी बेस पे कोड भी हुआ, जैसे ही कोड भी हमें साथ उसको डिप्लॉयमेंट भी करते हैं, ठीक है, ये मैनुअल डिप्लॉयमेंट भी होगा। फिर उसके बाद एक और फीचर ब्रांच की, वो भी कोड भी डिप्लॉयमेंट हमारी चलेगी। इसमें फीचर GitHub फ्लो को हम फीचर ब्रांचिंग का नाम भी देते हैं। फीचर टॉगल्स के बारे में आइडिया है किसी को? अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो? नहीं? फीचर टॉगल्स आप जेसन कॉन्फ़िगरेशन का तो आई थिंक सारा आइडिया, फाइल होती है जिसके अंदर की वैल्यू पे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि लॉगिन फीचर में लिखूं, उसके आगे ट्रू फॉल्स लिख दूं, बस फीचर टॉगल का कांसेप्ट कुछ इस तरह है। फीचर टॉगल हम यूज इसलिए करते हैं कि अगर हमने अब कोई ऐसी चेंज है जो हाफ वे कभी कंप्लीट नहीं हुआ फीचर, तो हमने उसको रखना भी मेन ब्रांच में ही है, लेकिन यूजर को वो फीचर दिखाना नहीं। फॉर एग्जांपल हमने अपने लॉगिन पेज पे एक स्पेशल बटन ऐड किया हुआ है, अभी उसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कोड ब्रांच में रहे, मेन ब्रांच में मर्ज हो जाए, ठीक है। उस वक्त हम क्या करते हैं, फीचर टॉगल यूज करते हैं। तो फीचर टॉगल में हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वहां पे स्पेसिफाई किया होता है कि अच्छा ये फीचर अभी ऑफ है, तो कोड बेशक वहां पे इफ की कंडीशन लगी, अगर ये फीचर ऑन है तब कोड की फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होगी, अगर फीचर ऑफ है तो कोड की फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये फीचर टॉगल का ये यूज है। मोनोलिथिक हो चुका है मेन ब्रांच, हां जी, ये मैं मोनोलिथिक हो चुका है। मोनोलिथिक में समझाएंगे, एक मेन ब्रांच है, उसके अंदर सब कुछ वर्क हो रहा है। हां ऐसे ही। इसमें फीचर ब्रांचेस हैं वो लॉन्ग लिव ब्रांचेस हैं, मतलब आप अगर फीचर आपका एक मंथ तक भी चलता है तो आपकी ब्रांच यहाँ पे रहेगी GitHub फ्लो में। और जैसे ही ब्रांच आपकी कंप्लीट होगी तो आप उसको डिलीट कर देंगे, वही सेम एज बिफोर। और उसी तरह ही बस पॉइंट पर बस इसमें आउटफिक्स भी नहीं है, रिलीज भी नहीं है, इसमें जस्ट फीचर है। जैसे आप स्टार्ट कर दो, लिखा क्रिएट फीचर ब्रांच और मास्टर ब्रांच, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने कमिट चेंजेस की, फीचर ब्रांच को रिक्वेस्ट सबमिट की, कुछ चेंजेस अगर उन्होंने सपोज किया आपके जो भी रिव्यू कर रहे हैं रिक्वेस्ट, तो आपने वो कोड पुश किया और जैसे ही सक्सेस हुई तो आपने उस चीज को डिप्लॉय कर दिया और मर्ज किया, डिप्लॉय कर दिया उस चीज को। द सेम वे एग्जांपल के फीचर मेन आपकी मास्टर ब्रांच ही है, बाकी फीचर ब्रांच है। सबसे सिंपल फ्लो यही है हमारे पास। अच्छा, ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में आइडिया है किसी को? नहीं। अच्छा, ट्रंक बेस्ड की हमें जरूरत क्यों पड़ी है इसको, क्या उसके लिए पहले हम एक क्लिप देख लेते हैं। आया हो क्या ये आप देख सकेंगे यहाँ पे गिट मर्ज में चेंजेस बहुत ज्यादा हमारे पास आ गए हैं। अब गिट फ्लो यूजुअली यूज तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब गिट फ्लो का मसला या उस तरह की मिलती जुलती कस्टमाइज स्ट्रेटजीज का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे मर्जिंग बहुत करनी पड़ती है। जैसा फॉर एग्जांपल हमारे पास डेवलप की ब्रांच है, पहले हमने फीचर ब्रांच से डेवलप ब्रांच में मर्जिंग की फुल इन्वेस्ट करके। अच्छा, अब यूएटी में अगर मर्जिंग करनी पड़ी, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं मैंने उस चीज को भी मैनेज करना है। मास्टर में जब डिप्लॉय करना है वहाँ पे मर्ज करना है, फिर कोई प्रॉब्लम। तो ब्रांचेस टू ब्रांचेस सिंक करते हुए भी इतने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि आपकी जो डेवलपमेंट है ना वो उसकी स्पीड बहुत अफेक्ट होती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ, जो हमारी जितनी भी जायंट्स कंपनी है गूगल और फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने ट्रंक बेस्ड की तरफ
अडॉप्शन की कि हम इस ब्रांचिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे। दूसरा इसका पर्पस एक ये हमने रिमूव किया कि अब इसमें हम देखेंगे डेवलपर वो कह रहे हैं काइंडली अब मेरा रिव्यू कर रही है रिक्वेस्ट, ये एसिंक्रोनस कोड रिक्वेस्ट कोड रिव्यू एसिंक्रोनस कोड रिव्यू और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है? एसिंक्रोनस कोड रिव्यू से मुराद एक ऐसा कोड रिव्यू है जिसमें आप समझे कि डेवलपर ने अपना कोड आज सबमिट कर दिया, कोड रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, लेकिन जो आपका कोड रिव्यूअर है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो अपने किसी प्रोजेक्ट में बिजी है। तो जब वो फ्री होगा तब वो रिव्यू करेगा, फिर आप उन चेंजेस पे काम करेंगे, फिर आप कुछ करेंगे, फिर जब तो ये चीज भी काफी आप लोगों को ना टाइम जो डिलीवरी है उस चीज को कट करती है। उसके मुकाबले में हमने ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में क्या रखा कि मेनली हमने फोकस रखा पेयर प्रोग्रामिंग कर लें, उसमें ये होता है कि आप साथ काम करते हैं तो आप सिंक्रोनस कोड रिव्यू करते हैं कि जिसमें दो डेवलपर काम करें, मैंने किया नहीं तो दूसरे डेवलपर ने उसको वहां पे ही देखा, कोड रिव्यू में कमेंट्स किए, कर लिए। कुछ लोग ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में इस तरह करते हैं कि वो पुल रिक्वेस्ट यूज नहीं करते, वो डायरेक्ट अपना कोड पुश करते हैं, खुद ही देख के टेस्टेबल करके उसको, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा फीचर इंप्लीमेंट नहीं करते। जिससे मैंने आपको बताया फीचर टॉगल्स का जो यूज है वो यहाँ पे मस्ट है ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि आपको हर चेंज यहाँ पे आपके पास फीचर ब्रांचेस लॉन्ग लिव होती है ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में, जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपको ये अब जिस तरह आपको यहाँ पे ट्रंक अगर विजिबल है तो यहाँ पे जो फीचर वन है ब्लू लाइन में ये लॉन्ग लिव नहीं है ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में, ये फ्यू आवर्स तक लाइव रहेगी, उसके बाद इसने मर्ज हो जाना, डिलीट हो जाना फीचर ब्रांच में, मेन आपकी जो ट्रंक जो ब्रांच है वही रहेगी। हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी का अडॉप्ट करेंगे, फीचर टॉगल यूज करेंगे और उस चीज को एम्बेड कर देंगे इसके अंदर अपनी मेन ब्रांच में, लेकिन प्रोडक्शन पे चीज विजिबल नहीं होगी यूजर को जब तक वो प्रॉपर टेस्टिंग ये चीजें कंप्लीट नहीं होती। बग फिक्स भी इसी में होगा, हर चीज सेम में होगी। फीचर टॉगल में आपको अप्रूवल होता है, जैसे पीआर बनाते हैं किसी डेवलपर से आप अप्रूव करते हैं फिर जाता है फीचर टॉगल में इस तरह की जो मुझे इसका हिंट देनी है कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे, मुझे टोटल जो कंप्लीट है वो गिट फ्लो का आइडिया है, लेकिन मुझे इसका कांसेप्ट है ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट का कि इसमें हम फीचर टॉगल यूज करते हैं, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन का मुझे ऐसा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो डिफरेंस गिटहब फ्लो से क्या है? अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये डिफरेंस ये है कि गिटहब फ्लो में आपका फीचर था लॉगिन का, ठीक है, उसको कंप्लीट होने में फॉर एग्जांपल 10 डेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। गिटहब फ्लो में क्या होगा, आपकी फीचर ब्रांच का 10 डेज तक वहां पे विजिबल रहेगी, डिलीट नहीं होगी, वहां पे आप काम अपना कोड कुछ फीचर ब्रांच में करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप अपना डेवलपर फॉर डेवलपर एक काम कर रहे हैं, लॉगिन फीचर पे डेवलपर 2 भी काम कर रहे हैं, आप लॉगिन में फीचर बनाएंगे, मैंने सिक्योरिटी पे काम किया था, ठीक है, 1-2 घंटे आपने काम किया, आपने कोड पुश किया, मेन में चला गया कोड, लेकिन उसका जो फीचर डाला था वो ऑफ है, ठीक है, कोड चला गया, रिव्यू भी हो गया, इसी दौरान किसी डेवलपर ने कोई बग फिक्स कर दिया, वो भी वहां से मेन से ब्रांच में करेगा, वापस करके मेन में वापस पुश कर देगा। इसको करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हमें बार-बार मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ना करने पड़े। अगर हमने एक दफा यहाँ पे मर्ज कर दिया तो डेवलपर श्योर है कि दोबारा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, हमने दोबारा मास्टर में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को फेस नहीं करना, यूआईडी में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को फेस नहीं करना, या टीम में किसी भी ब्रांच में हमें दोबारा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ही, एक ब्रांच में जस्ट करना छोटे-छोटे फीचर होते हैं कि उसी ना करके ऐसे ही जो यूनिट ट्रेडिशनल गिट फ्लो में ये छोटे-छोटे फीचर्स में साथ मर्ज करते हैं, लेकिन उसमें आप गिट फ्लो में देखें कि उसमें नुकसान ये कि आपको मास्टर में भी कोड को लेके जाना है, पहले पीआर बनाएंगे, रिव्यू करेंगे, फिर आप डेवलपमेंट भी उस चीज को लाएंगे, हॉट फिक्स भी अगर आपने सिंपल करना है आपको 2-2 पीआर करनी पड़ती है। तो मतलब इसका किसी ट्रंक है, यस, वही चलेगी, वही चलेगी। और यहाँ पे फीचर ब्रांच लॉन्ग नहीं है, मेन एक ही ब्रांच है, सब डेवलपर ने एक ही ब्रांच से सीख रहा है। तो अगर आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स मेंटेन करते हो तो उसमें आपको अन्य से डेवलप पे डिप्लॉय करना है, फिर उसको टेस्टिंग करना है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज ये थी कि यहाँ पे ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट वहाँ पे अडॉप्ट की जाती है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन रेडी कोड चाहिए होता है, आपको डेवलपर ने कोड फिक्स किया है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो विजुअल स्टूडियो में एक होता है, विजुअल स्टूडियो टीम्स का एक ऑप्शन होता है, उनके जो डेवलपर्स थे वो 300 डेवलपर्स थे उनके, तो जब वो डेवलपमेंट करेंगे तो उन्होंने बताया कि आप इशू किया था गिट फ्लो अगर हम यूज करते तो इतने 300 डेवलपर्स के जितने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स है ना तो वो मर्ज हल बन जाती है।
तो उस चीज को हम हैंडल नहीं कर सकते। उस चीज को मच हेल्प को खत्म करने के लिए उन्होंने ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट, तो क्या होता था कि वो कोई भी फीचर आ रहा था तो वो उसको टॉगल ऑफ कर देते थे। तमाम डेवलपर्स कोई बग फिक्स कर रहे हैं, कोई फीचर ऐड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम सब लोग अपना कोड फिक्स इशू कर रहे थे। लेकिन इसको अडॉप्ट करने के लिए भी कुछ बेसिक प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। ये CI/CD, सबसे पहले आपको CI/CD मस्ट चाहिए। अगर CI/CD नहीं इंप्लीमेंटेड, इसका मतलब ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको मस्ट चाहिए CI/CD, क्योंकि अगर डेवलपर ने जैसे ही कोड पुश किया तो वहां पे CI/CD चलेगी, उस डेवलपर को उस कोड को चेक करेगी कि बिल्डेबल भी है या नहीं है, फिर टेस्टेबल भी है या नहीं है। ये सब टेस्ट जब क्लियर होंगे उसके बाद आप कह सकते हैं कि कोड प्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन रेडी कोड के लिए हम यूज करते हैं। फिर इसमें आपको टेस्टिंग स्कीम भी चाहिए कि आपने अगर बैकएंड है तो वो अपनी फुल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, यूनिट टेस्ट, तमाम वो टेस्ट अपने लिखेंगे। फ्रंट एंड के वो भी अपने टेस्टिंग मेंटेन रखेंगे सारी। और जब वो CI चलेगी, कोई भी छोटी सी कमिट पुश होती है, चाहे वो इशू फिक्स की कमिट है या फीचर की कमिट है, तो यहाँ पे टेस्टिंग आपकी चलेगी चलेगी। वीकली कोड में मीटिंग इंस्टेड ऑफ एसिंक्रोनस कोड में ये चीज मैटर करती है टीम टू टीम। ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में और भी कुछ कस्टमाइज्ड मॉडल बन चुके हैं, जिससे ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट एट स्केल है। उसके अंदर आपके पास मल्टीपल एनवायरनमेंट्स भी होती हैं, उन्होंने रिलीज बनाई होती हैं गिट फ्लो टाइप कुछ कांसेप्ट के लिए, जिससे आपने क्वेश्चन किया था कि मल्टीपल एनवायरनमेंट्स अगर रन करनी है, उसको भी कस्टमाइज किया गया। लेकिन जो प्योर इसका जो पर्पस था वो था प्रोडक्शन रेडी कोड के लिए, कि एक चीज लाइव है तो आप बस लाइव पे ही जो भी काम कर लाइव पे सेट जाएगा। बाकी जो चेंजेस है जितनी भी वो आपकी बग्स, फॉर एग्जांपल अब बग्स को कोई बग स्लैश की बनाते हैं तो वो फिर आप अपनी कस्टम डिफाइन कर लेंगे वहां पे कि अगर बनती है तो उस एनवायरनमेंट में चली जाए, वहां पे ही आप उस चीज को रिव्यू करें, इश्यूज को, और प्रोडक्शन में पुश करें। Yes. एक्सटेंसिव और मेडिकल टेस्टिंग कर रहे हैं। Yes. मेडिकल टेस्टिंग में और उसमें डालेंगे, ऐसे ही टेस्टिंग के डालेंगे, ऐसे ही। और हम फीचर क्रिएशन और हर तरह से बचना था, ये वही काम किया। नहीं, असल में वो बात आती है, लेकिन यहाँ पे GitHub फ्लो में अगर देखें तो वहाँ पे फीचर का मतलब है कि 10 दिनों का काम है तो आपका वो एक फीचर आपको एक साथ डिप्लॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा काम फीचर होगा, मतलब 1 घंटे का काम, यहाँ 15-20 मिनट का काम दिया ना आपने, उसको टेस्टेबल बना के बस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया ना, मैंने उस फंक्शन को भी टेस्टेबल बना के लिखते हैं कि मेरी चीज ठीक चल रही है। तो कोड बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटे टाइम स्पैन के कोड की टेस्टिंग, मतलब इसमें आप ये समझ लें कि जितने भी डेवलपर हैं उन सबको टेस्टिंग करनी चाहिए अपने कोड की, नहीं यूनिट टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ऐसे ही। लेकिन मोस्टली हाँ डेवलपर्स की राय होती है कि अगर यूज टू हो जाए तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर एक आपका फीचर बड़ा डेवलप कर लिया और आप एट द सेम टाइम डेवलपमेंट कर ली, अब फाइनल आप होके यूनिट टेस्टिंग फिर आप जरूर टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप स्मॉल फीचर्स पे करें टेस्टिंग कंप्लीट नहीं है तो। लेकिन हम नहीं आपकी बात मैं आपकी ठीक है एग्री। बाकी इसके बारे में आपका क्या रिव्यू है कि स्क्रू के लिए हमें क्या चीज यूज करनी चाहिए? ऑनलाइन से भी अगर बताना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो इमेज है वो यही आपको कि अगर स्क्रू है तो हमें स्क्रू ड्राइवर यूज करना चाहिए, उसके लिए हैमर यूज नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए भी यही है कि अगर गिट फ्लो इज अ हैमर फॉर अस टू यूज व्हेन यूजिंग हाई परफॉर्मिंग चैटिंग। अगर आपको अपना प्रोजेक्ट की डिलीवरी फास्ट करनी है और आप चाहते हैं कि इशू में बहुत जल्दी फिक्स हो तो आपके फ्लो अच्छा हो तो आपको फ्लो का जो आपने यूज नहीं करना। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चीज वेरी करती है कि आपको कौन सी ब्रांचिंग स्ट्रेटजी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में एक तो डेवलपर है तो गिट फ्लो के साथ भी काम बहुत इजीली कर सकते हैं, कुछ लोग गिट फ्लो के साथ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड के। मतलब जिस समय मैंने आपको बताया माय मस्जिद तो हमारे पास 2 वर्जन्स थी 2.2 और .NET 6, तो हम उसमें एक हमारे पास डेवलप थी मास्टर थी तो हमारे लिए इजी था मेंटेन करना। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे आपको किस तरह की ब्रांचिंग स्ट्रेटजी चाहिए। दूसरा डेवलपमेंट के बारे में कि CI/CD की एनेबलर क्या वो आपको यूज कर रहा होता है, सिंगल ब्रांच है
लास्ट टीम में वर्किंग करनी बहुत आसान है। जितनी भी आप, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया 300 डेवलपर्स अगर आपने काम करना है एक साथ, तो फिर आप गिट फ्लो को यूज नहीं कर सकते उसका, तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी बहुत ज़्यादा। तो फिर आपने जब लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट करनी है तो फिर आपको ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। यानी हमारी जो टीम्स है उनको ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट काम करना, फिर हमें फीचर टॉलर्स का भी पता होना चाहिए, हमें टेस्टिंग का भी पता होना चाहिए, हमें CI/CD का भी पता होना चाहिए। फिर ये कि हम डेवलपमेंट बहुत फास्ट भी कर सकते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं। Trunk-based development seeks to remove the complexity and user error by eliminating long-lived feature branches in favor of developers merging to a single branch called trunk। वही बात है कि आप अगर सिंगल ब्रांच में ही मर्ज कर रहे हैं तो डेवलपर इस चीज के बारे में सोच सकते हैं मुझे दोबारा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। Ineffective branching strategy create friction between software teams। अगर आपको ब्रांचिंग स्ट्रेटजी जो आपके पास करंटली यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है तो फिर आपकी टीम फिर फ्रिक्शन आएगा, आपका टाइम जाया होगा और अल्टीमेटली फिर आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी और डेवलपमेंट जो यूजर टाइम वो भी खराब होगा। और यूजुअली जब आप मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा हैंडल करते हैं तो आप एरर ह्यूमन एरर भी होता है कि आप मर्ज कॉन्फ्लिक्ट में भी गलती करते हैं। जब आप मल्टीपल एनवायरनमेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको फिर उसका भी काम बहुत अच्छा है। इसका डिसएडवांटेज नहीं हो सकता अगर इन केस 40 डेवलपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसका डिसएडवांटेज नहीं हो सकता अगर 40 मेंबर्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और किसी ने गलती से ऐसा कोड मर्ज कर दिया है जिसकी वजह से बाकी मॉड्यूल इफेक्ट हो रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है हाँ उसमें करेगा प्रोडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे होता है कि नॉर्मली जो गिटहब फ्लो में हम इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि एक ही डेवलपर अपने फीचर पे काम कर रहा है उसको रिव्यू भी एक या दो लोग कर रहे होते हैं, बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट जो रिव्यूअर होता है वो बहुत कॉन्शियस होता है, क्योंकि जो डेवलपर वो भी बहुत कॉन्शियस होता है और रिव्यूअर भी कॉन्शियस होता है कि ये चीज प्रोडक्शन रेडी में जानी है, तो वो उसको पहले एक बार टेस्ट करते हैं टीम। और अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो जैसे मैंने आपको लार्ज स्केल पे डेवलपर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और इशू आ जाए तो वो इजीली ट्रेस आउट हो जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी टेस्टिंग इतनी एक्सटेंसिव है CI/CD में तो वो आपको इशू आता ही नहीं होता, आते हैं फिर भी स्टिल, लेकिन इशू फिक्स जल्दी हो जाते हैं और वो सबके पास सिंक भी हो जाते हैं उसी वक्त। लेकिन मेरी अब प्रोस कॉन्स तो हर चीज में होते हैं, लेकिन जब आप में किसी चीज के प्रोस बहुत ज्यादा हो जाते हैं फिर हम इसीलिए भी, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया वो 300 डेवलपर्स है तो उनके लिए ये कॉन्स जो था मर्जिंग का बहुत ज्यादा था तो वो इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर ट्रंक बेस की तरफ किया और जो उसके जो कॉन्स थे जो थोड़े थे उन्होंने उस चीज पर डेवलप कर लिया। हमारे पास ऐसा है कि अब हम इस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने एक ही रखा है मर्जिंग का जो टाइम है मैं उसको हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं टेस्टिंग में बैठ करूं तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज का, तो मैं इस ट्रंक बेस डेवलपमेंट को नहीं करूंगा। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। और ऑनलाइन साइट से कोई जो डिफरेंट नेम के साथ होते हैं जिस तरह डिफरेंट नेम के साथ होते हैं जिस तरह एक बकेट है गेट लैब है ये पीछे बिहाइंड द सीन ये सेम कांसेप्ट्स ही होते हैं उनके, ये सिर्फ बस ऑर्गेनाइजेशन चेंज है। मैं नहीं समझा दोबारा आप क्या मतलब जो गिटहब का कांसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं तो जिस तरह बिग बकेट यूज होती है अच्छा गिट लैब भी है हाँ जी, तो ये सेम चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट है या मैं बताता हूँ जी सर। गिट जो है वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। गिट हब जो है वो एक गिट होस्टिंग प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन वेबसाइट है, ठीक है। गिट हब वो क्या करती है आपकी जो गिट की रिपोजिटरी है ना उसको होस्ट करने का आपको ऑप्शन दे देती है, साथ आपको बग ट्रैकिंग फीचर्स, टीम कोलैबोरेशन या जो आप वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट्स और रिलीजेस अपलोड करते हैं उसकी स्पेस या इस तरह के जितने भी फीचर्स हैं ना वो गिट हब प्रोवाइड करती है। सिमिलरली बिट बकेट का भी यही काम है कि वो भी आपको जो गिट है उसको होस्ट करने का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। उनकी जो सॉल्यूशन उनकी हार्ड डिस्क एंड ड्राइव्स हैं तो उन्होंने आपको कितने एमबी का कोटा अलाउ किया, कितने टीम मेंबर्स एट अ टाइम उनको उनकी साइट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे क्रिएट किया बिट बकेट में, वो आपको नंबर ऑफ यूजर्स असाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स आप इस प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर कहते हैं, और उसकी कितनी प्राइसिंग होगी, कितनी स्पेस होगी, उनका काम वहाँ तक है।
ये जो GitHub फ्लो स्ट्रेटजी थी ना, ये GitHub जो फ्लो के वहाँ पे यूजर्स थे उन्होंने बनाई थी। GitHub फ्लो का अगर आप देखा जाए ना, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है Git से लेके। आप देखें GitHub फ्लो भी उन्होंने बनाया, पुल रिक्वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया GitHub, उससे पहले नहीं था। बेसिकली जो स्टार्ट में Git कीपर था एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो लिनक्स टूलवर्स से वो डेवलपमेंट कर रहे थे कर्नल की इसकी लिनक्स की, तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड का आपको पता है पूरी लोकल एप्लीकेशन डेवलपर्स के पास आ रही थी। अब उसमें इशू ये था कि एक तो Git का सॉफ्टवेयर था Git कीपर आई थिंक, और बाकी वो इतना काम भी ठीक ना कर रहा, इतना एफिशिएंट था, बहुत टाइम वेस्ट होता था और एफिशिएंट नहीं था। उसने फिर क्या किया, उन्होंने वो चीज खुद डेवलप की लिनक्स टूलवर्स Git को देता, तो GitHub से उसका कोई नहीं लेना था, जस्ट वो Git उन्होंने अपना बनाया था, ओपन सोर्स बना दिया, बहुत ज्यादा एफिशिएंट था। उसके अंदर उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजीज यूज की कि आज तक भी हम देखें तो Git बहुत फास्ट है बाकी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के मुकाबले। तो GitHub अलग है, GitHub अलग है, वो जस्ट एक होस्टिंग प्रोवाइड सॉल्यूशन है जो आपको संपर्क ट्रैकिंग फीचर जो इस तरह की कोलैबोरेशन में यूज करते हैं। स्ट्रेटजी से उनका कोई नहीं है, वो हमारे जो डेवलपर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, टीम में और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन साइट से है कोई क्वेश्चन? और हाँ 10 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ नहीं, तो फिर मैं उसके बारे में प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, कोई पिछले सेशन में भी क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। मैं इसके अलावा जिनका सब कोई क्वेश्चन या मैं आपको ये एक लिंक है ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट का, डेवऑप्स स्टैक। तो अब आपको ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में काफी डिफरेंशिएशन मिलेगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में। तो ये गूगल ने खुद ये कॉन्सेप्ट लिखा है, तो इस पे थोड़ा ट्रस्ट भी मतलब डेवलपर्स कर सकते हैं, कंपनीज भी कर सकते हैं। तो ये आई थिंक हम सबको रीड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रांचिंग स्ट्रेटजी में देखें तो डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इतना हम तरक्की करें दिन ब दिन, तो फ्यूचर में हम आई थिंक ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट यूज करेंगे डेवलपर्स, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारा सॉफ्टवेयर हाउस में तमाम डेवलपर्स को ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट का काम करना आता है, इसका मतलब ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट लेवल या गूगल लेवल कंपनी पे प्रोजेक्ट्स में भी अपना अटैच कर काम कर सकते हैं। तो ये चीज आई थिंक हम सबको करनी चाहिए। इसमें इन्होंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसको पढ़ेंगे तो have fewer active branches in application code because she merges branches to run at least once a day. Don't have code isn't not having connection with common pitfalls. Overly heavy code review. अच्छा ये यहाँ इसमें हम बच जाते हैं overly heavy code review से। अच्छा performing code reviews कैसी करना चाहिए? वही मैंने आपको बताया, जिस तरह के अगर एक डेवलपर अपना काम कर रहा है तो वेट करता रहता है दूसरे डेवलपर का, फिर वो कमेंट करते हैं, फिर हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं, फिर वेट करते रहते हैं, दोबारा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें ओवरऑल अगर आपके पास 300 डेवलपर्स के साथ अगर इस काम होगा 400 में, तो फिर आपका काफी लॉस होता है इस चीज में। नॉट रनिंग ऑटोमेशन को मीटिंग हो, तो ये चीजें जो कि ट्रंक बेस्ड में सॉल्व की, क्योंकि आपको फिर टेस्टिंग मस्ट ही चाहिए। Ways to improve trunk based on developing small batches, perform synchronous code review, moving to synchronous code review, or at least ensuring that developer prioritize code methods so that change concept to wait hours. आपको वेट ना करना पड़े, तो इसलिए आपके पास synchronous code review होने चाहिए। Implement comprehensive automated testing, have a fast build, create a core group of advocates and mentors। जिसका अंदर प्रोडक्शन रेडी कोड है, तो फिर आपके पास जो रिव्यूअर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, वो भी उसके लिए रेडी होंगे। खैर ये आप काफी डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इसको शेयर करने का मकसद है कि ये गूगल ने अगर ये चीज लिखी है तो ट्रस्टेबल कॉन्सेप्ट्स हैं। बस आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज के सेशन को एंड करते हैं।
Thank you.